हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक PYQ का सीरियल शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं। तो 30 क्वेश्चंस हैं इसमें और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं मैनेजमेंट के। और आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर अच्छे लगेंगे और इन क्वेश्चनों में से आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं जो फ्रिक्वेंटली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में। अभी तक जो भी NTA UGC ने नेट का एग्ज़ाम कराया है मैनेजमेंट का, उसमें ये ज़्यादा आए हुए हैं। तो हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और इसी के साथ हम अपने आगे की ओर प्रस्थान करते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना हो। और हमारा जो सीरियल है ये आज वाला जो पेपर 2 मैनेजमेंट का है, ये जल्दी से जल्दी हो सके। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है द स्ट्रेटजिक इशूज टू विच ए रिटेलिंग फर्म्स हैज़ टू रिस्पॉन्ड आर। कह रहा है स्ट्रेटजिक इशू जो होते हैं तो रिटेलिंग फर्म किसको रिस्पॉन्ड करती है, मतलब कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जो रिटेलिंग फंड स्ट्रेटजिक इशू में रिस्पॉन्ड करती है, किसको रिस्पॉन्ड करती है। तो इसमें आपको देखिए, इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इधर 1 2 3 1 एंड 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 3 4। तो इसमें से हमें पहले देखना है, हमें पढ़ना है लोकेशन डिसीजन। अच्छा, लोकेशन डिसीजन तो लोकेशन डिसीजन तो बिल्कुल है, ये भी सही है। फिर उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में है ब्रांड बिल्डिंग डिसीजन। चलो ब्रांड बिल्डिंग डिसीजन, भैया ये तो नहीं है, भैया ब्रांड तो नहीं, इसमें ब्रांड बिल्डिंग डिसीजन नहीं है। तीसरा है मर्चेंटाइज मिक्स डिसीजन, हाँ ये है मर्चेंटाइज मिक्स डिसीजन, ये भी करेक्ट है। तो फोर्थ वाला है टारगेट मार्केट सिलेक्शन, हाँ ये भी सही है। भाई हम टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करेंगे तभी तो हम ऐसा करेंगे, स्ट्रेटेजिक रिटेलिंग बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा विकल्प बनता है 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। ओके, आगे क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है ग्राउंड्स फॉर मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड बिहेवियर आर। मतलब मार्केट के ग्राउंड में, मतलब मार्केट बाजार के मैदान में सेगमेंटेशन बेस्ड बिहेवियर कौन सा है, कौन सा बिहेवियर है जो सेगमेंटेशन के बेस पे आधारित होता है, मतलब उसका आधार सेगमेंट जो है वो बिहेवियर के आधार पे बनाई जाती है। तो इनमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए इसमें देखते हैं। जो सेगमेंटेशन बनाई जाती है मार्केट के मैदान में, वो बिहेवियर के हिसाब से किन किन माध्यमों, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक एक को पढ़ते हैं। बेनिफिट शॉर्ट, बिल्कुल ये तो है। फिर लाइफ स्टाइल से यहाँ कोई मतलब नहीं है। फिर परचेस ओकेशंस, हाँ परचेस ओकेशंस बिल्कुल, जैसे त्यौहार वगैरह आता है तो हम ज़्यादा ओकेशन पे क्या करते हैं, हम ज़रूर से ज़रूर फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है यूसेज रेट, हाँ ये भी सही है। तो 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 ओनली, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है
द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद sophisticated planning and control functionalities, greater connectivity to its supplier। जो सप्लायर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसमें कौन सा सिस्टम है जो सप्लायर से ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाता है। बिजनेस पार्टनर्स और बिजनेस पार्टनर्स से भी कनेक्टिविटी रखता है, एंड कस्टमर्स और कस्टमर्स से भी कनेक्टिविटी बना के रखता है। इज डिस्क्राइब्ड एज, वो कौन सा इनमें से फंक्शन है जिस पे ये सारी कनेक्टिविटी काम करती है, जिसके अंदर ये सारी कनेक्टिविटी आती है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नहीं भैया, इसमें खाली कस्टमर के उससे होता है। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ये तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सारे सिस्टम नहीं काम करते हैं। ठीक, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, हाँ इसमें आता है, तो हमें अब तीसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सिचुएशन ऑफ सिमुल्टेनियस सैटिस्फैक्शन ऑफ रॉ मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा रूल इज टर्म्ड एज। ये हमारा क्वेश्चन किस में से लिया गया है, स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अनबाउंडेडनेस, डेंजरेसी और इनफेजिबिलिटी, पोस्ट ऑप्टिमलिटी। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ABC सीरियल गड़बड़ है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनबाउंडनेस नहीं भैया, फिर डिगनरेसी, ये ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट है। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एट द मैनेजमेंट लेवल। मैनेजमेंट लेवल पे कौन सा, नीचे लिखे में से कौन सा सिस्टम है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग के फंक्शन में मदद करता है, कंट्रोलिंग में मदद करता है, एंड डिसीजन मेकिंग और डिसीजन लेने में भी मदद करता है। बाई प्रोवाइडिंग रूटीन समरी, और समरी रूटीन भी प्रोवाइड करता है, एंड एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट भी तैयार करने के काम में आता है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नहीं भैया ये भी नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक में रहता है, ज़्यादातर प्रोडक्शन में काम आता है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन वाला ओनली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए आता है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में रहता है, तो उनके पास सारी चीज़ें एक अवेलेबल रहती हैं, मतलब प्लानिंग भी उनको करनी पड़ती है, कंट्रोल भी करना पड़ता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, डिसीजन लेना भी पड़ता है, और रूटीन समरी, आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये सारा उसमें डेटा रहता है, और एक्सेप्शन रिपोर्ट और रिपोर्ट भी तैयार कर देता है। तो ये किसके अंडर में रहता है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो इन 1817 इज, कौन सा है इनमें जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी थी। कब दी थी, 1817 में। 1817 में डेविड रिकार्डो के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, 2 कमोडिटी एंड 1 फैक्टर थ्योरी, 2 कमोडिटी और एक ही उसका फैक्टर हो, ये वाली थ्योरी। नहीं भैया, ये वाली थ्योरी नहीं दी थी।
एक मिनट, हाँ। फिर टू कमोडिटी एंड टू फैक्टर थ्योरी, नहीं ये भी नहीं थी। दो कमोडिटी और दो फैक्टर हों, नहीं ये भी थ्योरी नहीं है। बी वाला भी ऑप्शन गलत है। मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ए वाला भी गलत है, एक मिनट, ए वाला भी गलत है और बी वाला भी गलत है। तीसरा क्या है, टू कंट्री दो देश, टू कमोडिटी दो कमोडिटी एंड टू फैक्टर थ्योरी और दो ही फैक्टर हों, नहीं यहाँ पर भी ये भी गलत है। तीसरा लास्ट ऑप्शन है तो यही हमारा सही ऑप्शन है। क्या है, टू कमोडिटी टू कंट्री टू कमोडिटी एंड वन फैक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है SIP इन मार्केट टारगेटिंग रिफर्स टू। यहाँ पर कह रहा है कि SIP जो होता है वो मार्केट में किस मार्केट टारगेट में क्या बताता है। SIP मतलब यहाँ पर कह रहा है कि SIP क्या है। SIP का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो पता चल जाएगा। देखो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब सिस्टम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, सिस्टम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद शॉर्ट इनपुट प्रोसेस, नहीं शॉर्ट इनपुट प्रोसेस ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर दूसरा है सेगमेंट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, नहीं भैया सेगमेंट वो सेगमेंटेशन में आता है, ये भी गलत है। अब बचा है लास्ट ऑप्शन, वो है सेगमेंट इन्वेजन प्लान, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा कहता है हु प्रोपाउंडेड द फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज प्रोसेस। चेंज प्रोसेस की जो थ्योरी है, फोर्स फील्ड थ्योरी है जो चेंज प्रोसेस में की जाती है, वो किसने दी थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, कुर्ट लेविन, ये पहला ऑप्शन सही है, कुर्ट लेविन ए। ओके, आगे ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड फॉर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, किसका, कंसिस्टेंसी इन विच मैनेजरियल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से HR जो है वो कौन सा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंसिस्ट करता है, किस में कंसिस्ट करता है। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डायरेक्शन में करता है, नहीं डायरेक्शन में नहीं करता है। फिर स्ट्रेटजी में करता है, स्ट्रेटजी में करता है, नहीं। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट में करता है, नहीं रिक्रूटमेंट में भी नहीं करता है। इसका मतलब है वो डिसीजन मेकिंग में करता है। ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है इन क्यूइंग थ्योरी है जो स्टैटिस्टिकल पैटर्न बाई विच कस्टमर्स, स्टैटिस्टिकल पैटर्न दिया था, कौन से कस्टमर अराइव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आते हैं पूरे समय तक, कौन से कस्टमर पूरे समय तक आते हैं क्यूइंग थ्योरी में, फॉलोज कौन से कस्टमर, वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं। फिर कौन सा आता है, पायसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। जब हमने स्टैटिक्स मैनेजमेंट पढ़ा था उसमें पायसन डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें मशीन वगैरह सब कुछ दिया रहता है। अगर
आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश कीजिए तो याद आ जाएगा। पायसन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो गलत है, कोई काम का नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एटीट्यूड। अच्छा, एटीट्यूड का करेक्ट डिस्क्रिप्शन, एटीट्यूड का करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है, मतलब एटीट्यूड किसको कहते हैं, क्या होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड आर लर्नड, नहीं। एटीट्यूड क्या सीखा जाता है, नहीं, वो तो अपने अंदर हो जाता है, आ जाता है, वैसा बनाना पड़ता है हमें, सीखते नहीं हम किसी से। एटीट्यूड आर ऑर्गेनाइज्ड, नहीं, संगठित भी नहीं किया जाता है। एंड आर कोर टू एन इंडिविजुअल, नहीं, ये कोर नहीं होता है, गलत है। फिर उसके बाद एटीट्यूड आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नहीं, ये मेजर डिटर्मिनेंट नहीं होता है। फिर डी वाला, एटीट्यूड्स आर बिलीफ्स, विश्वास, क्या है एटीट्यूड, क्या है एटीट्यूड, क्या है बिलीफ्स, विश्वास है। फीलिंग्स, भावनाएं हैं। एंड एक्शन टेंडेंसीज, और एक्शन की जो टेंडेंसी है, मतलब किस तरीके से हम एक्ट करेंगे। ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड ऑब्जेक्ट, एक व्यक्ति का एक्शन टेंडेंसी किसी भी उद्देश्य या किसी भी वस्तु की तरफ कैसा है, ये भी सही है, ये भी इसी में आता है एटीट्यूड में। आइडियाज़, विचार कैसे हैं। एंड पीपल, और लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं या लोग उसको कैसा मानते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इज कैप्चर्ड बाय। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग जो होता है वो किसके द्वारा सॉल्व करते हैं, ये मैथमेटिक्स से आया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई की पावर आर टी है यहाँ पर, ये जो ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर ई टी लिखा है, इसका मतलब है ई और इसकी पावर आर टी, इसकी पावर आर टी, मतलब आर है और टी है, वो पावर में है किसके, ई के ऊपर। तो प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई की पावर आर टी, पहला वाला ऑप्शन सही है, लेकिन नीचे वाले में माइनस आर टी दिया हुआ था बी वाले में, तो ये थोड़ा टाइपिंग में आ नहीं रहा था, तो इसलिए हमने सोचा ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ए वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। आगे 13वां क्वेश्चन है पब्लिकेशन रिलेशन। जो पब्लिकेशन का जो रिलेशन होता है, जब हम कोई चीज़ पब्लिश करते हैं तो उसका जो रिलेशन है एज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एज ए पार्ट ऑफ प्रमोशन, वो किसका भाग है, प्रमोशन का भाग है। इन मार्केटिंग रिफर्स टू, वो मार्केटिंग में क्या कहलाता है। मैनेजमेंट ऑफ रिप्यूटेशन ऑफ कंपनी, चलिए भैया देख लेते हैं, क्या मैनेजमेंट ऑफ रिप्यूटेशन ऑफ द कंपनी होता है। एक मिनट, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाँ 12वां का ए था, ओके। चलिए आगे 13वां क्वेश्चन था पब्लिकेशन रिलेशन एज ए पार्ट ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, कहाँ पर, मार्केटिंग में। पब्लिकेशन रिलेशन जो होता है वो एक पार्ट है किसका, प्रमोशन का, प्रमोशन का पार्ट है कौन, पब्लिकेशन रिलेशन। तो ये किस में दिखाया जाता है, किसको बताता है, क्या बताता है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मैनेजिंग ऑफ रिप्यूटेशन ऑफ कंपनी, नहीं, हाँ ओके, मैनेजमेंट ऑफ रिप्यूटेशन ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है। प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड ऑफ द कंपनी, गलत है ये। फिर मैनेजिंग एन इवेंट ऑफ द कंपनी, नहीं, वो तो इवेंट मैनेजमेंट देखता है। कंडक्टिंग पब्लिसिटी कंपेन्स अराउंड रिलेवेंट इशूज, नहीं, ये तो किस में आता है, जब हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट,
एड मैनेजमेंट में आता है ये, तो ये भी गलत है। इसका पहला ऑप्शन है वही सही है। क्या है? मैनेजमेंट ऑफ रिप्यूटेशन ऑफ द कंपनी। ओके, ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कंपटीशन। हाइपर कंपटीशन का नीचे जो करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है? कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए पढ़ते हैं कि कंपटीशंस गेट बोल्ड, कंपटीशन ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, बिल्कुल। अग्रेसिव एंड हॉस्टाइल विद डायनेमिक मूवमेंट, बिल्कुल सही, ये तो सही है, तो मतलब ये तो नॉट में नहीं आएगा। शॉर्टर प्रोडक्ट एंड डिजाइन लाइफ साइकिल, शॉर्टर प्रोडक्ट मतलब कम प्रोडक्ट और लाइफ साइकिल डिजाइन बनाना, ये भी सही बात है। फिर अनसर्टेनिटी इन बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्रीजेस अलोंग विद हेट्रोजेनिसिटी, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनेंसिंग कॉस्ट बिकम हाई, ये सही है। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन है। मतलब ये जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन के नॉट के हिसाब से सही है। क्यों? ये नहीं आता है इसमें, हाइपर कंपटीशन में ये नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट पे फोकस करना है, तो इसीलिए ये जो डी वाला है ये ऑप्शन इसके लिए सही है, यही नहीं आता है हाइपर कंपटीशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, कॉन्सेप्ट की जब हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट टेस्ट मार्केटिंग की जब टेस्ट करते हैं, एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग और प्रोडक्ट टेस्टिंग। देखो देखो किसकी किसकी टेस्टिंग करने को कह रहा है? कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये टेस्टिंग जो दी गई है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, टेस्ट मार्केट और प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये किसके अंदर आएंगी? मतलब ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसके अंदर ये सारी टेस्टिंग आती है? तो यहाँ पर देखते हैं इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस, नहीं, इसमें तो नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, इसमें नहीं है। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यहाँ पर टेस्टिंग की कोई बात ही नहीं होती है। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सी, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसी में आता है ये। कौन कौन? कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग और प्रोडक्ट टेस्टिंग। ये क्वेश्चन हमें घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, उल्टा फुल्टा कर देगा और ऑप्शन भी उलट फेर कर देगा और क्वेश्चन को लिख देगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग MIS सिस्टम, नीचे में MIS सिस्टम है, इज डिजाइन टू कैप्चर, डिजाइन किया जाएगा किसके लिए? कैप्चर के लिए, कलेक्ट के लिए, और इंटर द डाटा टू प्रोसेस इन ए सर्टेन स्पेसिफाइड मैनर, किसी स्पेशल मैनर में जब डाटा को प्रोसेस किया जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, किसके अंदर किया? कौन सी प्रोसेसिंग कहलाएगी? वो कौन सी प्रोसेसिंग होती है? 16 क्वेश्चन अच्छा है। बिजनेस फंक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, बिजनेस फंक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में ये कहलाएगा, या ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, या डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, या इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। चलिए, तो यहाँ पर बिजनेस फंक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं, वहाँ पर तो बिजनेस के जितने भी फंक्शन होते हैं उससे रिलेटेड होता है, यहाँ पर डाटा की कोई बात ही नहीं है। ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं, वहाँ पर तो इन्वेंट्री वाला सिस्टम रहता है, मतलब माल कितना आया, पैसा कितना आया, माल कितना गया, ट्रांसैक्शन उसमें दिखाया जाता है। फिर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, हाँ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में हम डाटा को ही कलेक्ट करते हैं और उसको हम एक मैनर में अरेंज भी करते हैं और साथ ही साथ में उसको उसी में हम डाटा प्रोसेसिंग में ही हम
किसी भी इंफॉर्मेशन को चाहें तो आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमने डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम को सही से अरेंज करके रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा ऑप्शन है, वो हमारा सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं और ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए ट्रेट टू डाटाबेस एंड डीबीएमएस। डाटाबेस एंड डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? फायरवॉल में नहीं, वो तो सेफ्टी वाला है, वो सेफ्टी करता है। फिर इंसर्शन ऑफ वायरसेस, मतलब वायरस का आना कहलाएगा? नहीं। अनऑथराइज्ड एक्सेस, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये जब थ्रेट आता है तब किसके माध्यम से आता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी वेबसाइट वगैरह है वो सिक्योर नहीं है, अनऑथराइज्ड है, और हमने उसको ओपन कर दिया तो फिर हमारे सिस्टम में क्या होता है कि वो आ जाते हैं, थ्रेट आ जाते हैं, जो हमारे सिस्टम को ख़राब करने में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो ऑप्शन था वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्शन। चलिए 17वां क्वेश्चन हुआ है। अब आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर चमचमाता हुआ 18वां क्वेश्चन, जो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू प्रोडक्ट सर्विस फॉर विच कंज्यूमर्स विल स्पेंड ए फेयर अमाउंट ऑफ टाइम कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स। कह रहा है इनमें से कौन सा एक रिलेट करता है प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस फॉर विच कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम स्पेंड फॉर, हाँ कंज्यूमर्स जो होते हैं वो एक फेयर अमाउंट और टाइम कंपेयरिंग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तब क्या होता है? अनसार्ट प्रोडक्ट सर्विसेज, अनसार्ट प्रोडक्ट सर्विसेज, दूसरा कन्वेनियंस प्रोडक्ट सर्विस, तीसरा शॉपिंग प्रोडक्ट सर्विस, चौथा स्पेशलिटी प्रोडक्ट सर्विस। 18 इसमें आएगा शॉपिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है और ये रहा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, और ये रहा हमारा 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन ये आया एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड। अलग अलग भोजन के लिए जो न्यूट्रिशनल वाली वैल्यू है वो इज एन ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम्स, किस सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम्स में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग अलग खाने के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं, कौन से प्रोग्राम में हम ऐसा करते हैं। चलिए तो इसका देखते हैं पढ़ के इसमें क्या होता है। पहला है वैल्यू कंपेंस, नहीं। एक्शन कंपेंस, नहीं, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तीसरा बिहेवियरल कंपेंस, नहीं, ये बिहेवियरल थ्योरी से आया है। कॉग्निटिव कंपेंस बिल्कुल सही, क्योंकि सारे ऊपर वाले तीन गलत हो चुके हैं तो लास्ट वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेट टू प्रोडक्ट डिजाइन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनमें से कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन में कौन
संबंध नहीं रखता है? चलिए, प्रोडक्ट डिजाइन में कौन संबंध नहीं रखता है इनमें से? चलिए भैया देखते हैं कौन संबंध नहीं रखता है। रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग को दोबारा से करना, नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, नहीं, ये भी नहीं होता है। फिर कॉन्करेंट इंजीनियरिंग, ये भी नहीं होता है। फिर इंजीनियरिंग वाला वो तो दिया है, 2 ऑप्शन तो इंजीनियरिंग वाले दिए गए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते किसी हिसाब से। स्टैंडर्डाइजेशन ये तो मार्केट में करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट की डिजाइन बनाने की बात कर रहा है। तो प्रोडक्ट की जब प्रोडक्शन की बात आएगी तो मार्केट से तो कोई संबंध ही नहीं रहता, तो बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और ए वाला है जो रिवर्स इंजीनियरिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इंजीनियरिंग का काम करता है। ये तो जब हम मशीन वगैरह सेट करते हैं तभी रिवर्स इंजीनियरिंग आती है उसमें। कंकरेंट इंजीनियरिंग मतलब काम चल रहा है, अगर कुछ खराब हो गया तो इंजीनियरिंग करना, मतलब उसको सही करना। फिर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसमें आता है, यही संबंध नहीं रखता है। बाकी तो ये इस जो नॉट रिलेटिंग जो दिया है इसके हिसाब से ऊपर वाले सारे आएंगे, लेकिन जो डी वाला है ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे ये ऊपर वाले ए बी सी वाले जो हैं ये किस में आएंगे? ये प्रोडक्ट डिजाइन में आते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों नहीं है ऑप्शन, तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसमें नहीं आता है। क्या नहीं आता है? प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन इसमें नहीं आता है, मतलब प्रोडक्ट डिजाइन का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस वाले से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए नॉट की वजह से ये हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नॉट जो दिया है इसके हिसाब से ये नहीं आता है, तो ये हमारा क्या हुआ? राइट आंसर है। राइट आंसर कौन सा हुआ? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है मोनोपोली सिचुएशन इन द मार्केट इज नॉट डिजायरेबल मेनली बिकॉज द मोनोपोलिस्ट। कह रहा है मोनोपोली सिचुएशन जो है वो मार्केट में नॉट डिजायरेबल, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। मेनली बिकॉज, मुख्यतः क्योंकि द मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं? जो मोनोपोलिस्ट होते हैं आगे आगे इसमें पूरा करना है, तो कौन सा होगा? सीक्स टू अर्न नेट रिवेन्यू, सीक्स टू अर्न नेट रिवेन्यू, मतलब हम खोजते हैं नेट रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए। ऑन द सेल ऑफ ऑल गुड्स, सभी गुड्स को बेचने पर। इंक्लूडिंग, उनको भी इसमें जोड़ के रखते हैं, किनको? दोज वे इन्वॉल्विंग नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कोई कॉस्ट ही नहीं, प्रोडक्शन में कोई कॉस्ट ही नहीं लगी है। क्या उन चीज़ों को खोजते हैं, उन चीज़ों को वही हम ऐड करके और अर्न करना चाहते हैं नेट रिवेन्यू। तो 21 का कहता है, ये कहता है नहीं भैया ऐसा तो नहीं करते हैं हम। चलिए ऐसा हम नहीं करते हैं। फिर मोनोपोलिस्ट इज एबल टू अर्न नेट रिवेन्यू इन ऑल टाइम पीरियड, नहीं, ये भी गलत है, पूरे टाइम हो ही नहीं सकता भाई। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लगातार नहीं होता है, मतलब उसकी लगातार वैल्यू अगर ज़्यादा दिन तक चलता रहेगा तो हो सकता है उसकी मार्केट में अच्छी पकड़ बन जाए, मजबूती बन जाए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन जाए, लेकिन उसके फिर प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसका रिलेवेंट, उसी से रिलेवेंट कोई ना कोई मोनोपोलिस्ट, मतलब कोई ना कोई कंपटीटर जरूर आ जाता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि हमेशा ये चीज़ नहीं रहती है। फिर कह रहा है मेनली बिकॉज द मोनोपोलिस्ट इज एबल टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायर, मतलब अलग अलग जो खरीदार होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग चार्ज लगाता है। किस पर? अपने प्रोडक्ट पर। किसके लिए? जो मोनोपोलिस्ट लोग हैं, जो जिनका प्रोडक्ट है, क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं भैया ऐसा तो नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से नॉट डिजायरेबल, इस पर ध्यान देना है, हम इसीलिए बता रहे हैं
ये सारे इसमें आते हैं। ये सारे मोनोपोलिस्ट जितने भी होते हैं, जो मोनोपोली सिचुएशन वाले होते हैं, वो ये सारे काम ऊपर वाले करते हैं, लेकिन नीचे वाला नहीं करते हैं। मोनोपोलिस्ट विल प्रोड्यूस below इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल व्हेन इट्स एग्जिबिट्स सेटिस्फैक्शन विद द नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए खाली ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं जो मोनोपोलिस्ट होते हैं? नहीं भैया, मोनोपोलिस्ट तो जम के पैसा कमाते हैं यार। प्रोडक्ट में जब एक ही प्रोडक्ट है तुम्हारा और तुम्हारे प्रोडक्ट के जैसा कोई पूरे मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप प्राइस बढ़ाओगे, मनमाने पैसे लोगे। बायर देखा ठीक ठाक आया है तो क्या किया, उसको हाई रेट बता दिए उसका लेवल देख के, फिर मार्केट में उसको लॉन्च किया, डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका प्राइस बढ़ा दिया और फ़ायदा होने लगा, मतलब रेवेन्यू जो है और ज़्यादा जनरेट होने लगा। तो ऊपर वाले ABC वाले सारे काम करते हैं, लेकिन D वाला जो विल प्रोड्यूस बिलो क्या मतलब कम प्रोडक्शन करते हैं, इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल, इसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से कम करते हैं, कम करेंगे। व्हेन जब इट एग्जिबिट्स सेटिस्फैक्शन, जबकि ये क्या करता है, कस्टमर को पूरा सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है। विद द नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, नॉर्मल प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट थोड़ी ना होगा। जब मोनोपोलिस्ट कोई होगा तो बढ़िया से प्रॉफिट कमाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से नॉट डिजायरेबल, किस हिसाब से, विल प्रोड्यूस्ड बिलो, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग दैट constitutes फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रेटजी। प्राइस डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से कौन कौन सी प्राइसिंग आती है, कॉम्बिनेशन कौन कौन सी प्राइसिंग का होता है जिसमें हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं, वो इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्राइसिंग आती है। चलिए देखते हैं। 22वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें ABC ऊपर नीचे है, तो ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जब हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये गड़बड़ कर देता है, तो इधर उधर कर देता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन को देखिए आप, B वाला नीचे है, D वाला नीचे है, C वाला बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ABC ही पहचानना है। पोस्टेज स्टाम्प प्राइसिंग, क्या ये आती है? बिल्कुल आती है। पोस्टेज स्टाम्प प्राइसिंग बिल्कुल आती है। ये बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग ये आती है, हाँ ये भी आती है। बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग ये भी आती है। फिर इंक्रीमेंटल प्राइसिंग, थर्ड वाला है इंक्रीमेंटल प्राइसिंग, नहीं भैया इंक्रीमेंटल नहीं आता है। फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग ये आती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ किसमें दिया है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आया है क्वेश्चन नंबर 23, फॉर मार्केटिंग के लिए द प्रोडक्ट्स ऑफ MSME ने मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैज टू बी फार्मुलेटेड, किसके द्वारा बनाई है? फॉर्मुलेटेड किसके द्वारा, किन किन चीज़ों से फार्मुलेट की है? विच कंसिस्ट ऑफ 4 P's, 4 P कौन कौन सी हैं इसमें देखो, वैसे 5 P दी गई हैं, आपको 4 P पहचानना है। तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा 4 P's,
तो 4P's कौन कौन से होते हैं? वैसे 7P होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोसेस, प्रोडक्शन और एक और होता है, वो आपको कमेंट में बताना है। ये 7P होती हैं। तो इसमें 4P की बात कर रहा है, तो हमें 4P देखनी है कि MSME ने जो फार्मूलेट की है 4P मार्केटिंग के लिए, जो स्ट्रेटजी बनाई है 4P वाली, वो कौन कौन सी 4P हैं उसमें? क्या प्रोडक्ट है? हाँ भैया, प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा भैया? काम किस पे करेंगे? मार्केटिंग किसकी करेंगे हम? प्रोडक्ट तो है, फिर एक मिनट, प्रोडक्ट तो है, फिर प्रमोशन, जब प्रोडक्ट है बिकेगा तो उसके बाद हम प्रमोशन भी करेंगे, तो ये भी है हमारा, प्रमोशन भी है, प्रमोशन भी होगा। फिर प्लेस, अरे हम जगह जब तक तय नहीं करेंगे तो हम अपना किस एरिया में, किस जगह पर या किस मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, ये तो हमें प्लेस तो पता ही होना चाहिए बिल्कुल, तो ये भी होगा। फिर प्राइस, प्रोडक्ट है तो फिर प्राइस तो होगा, होना ही होना चाहिए। ये मार्केटिंग की 4P's हैं। वैसे तो जो 4P नहीं, यहाँ पर 7P भी होती हैं, लेकिन वहाँ पर प्रोसेस जो होता है वो प्रोडक्शन का होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो इसीलिए प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता। बस ये चारों हैं, तो ये चारों हैं, ये चारों क्या है? यही हमारी 4P's हैं, ठीक है। और ये 4P's हमारी किस में आती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन बोले तो बी, ऑप्शन बोले तो बी करेक्ट ऑप्शन, 1 2 3 और 4। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसोर्टेड टू वाइल इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज इन द मार्केट। नई सिक्योरिटी जो मार्केट में है वो इशू रिसोर्टेड दोबारा से छांटी जाती हैं, रिसोर्टेड टू वाइल इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है, इन द मार्केट। चलिए इसमें क्या करें? ऑफर फॉर सेल, इसके लिए हम करते हैं ऑफर फॉर, एक मिनट, नीचे पीछे वाले में क्या था? बी वाला था, 23 में बी वाला था, 24 में, 24 वाला रिसोर्टेड, अच्छा 24 वाला तो पढ़ ही रहे हैं, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसोर्टेड टू वाइल इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज इन द मार्केट। नई सिक्योरिटी कौन कौन सी मार्केट में इशू के हिसाब से आती हैं, इशू के हिसाब से कौन कौन सी नई रिसोर्ट की गई, जिनको नहीं किया गया। चलिए भैया देखते हैं, इसमें नॉट पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। ये नॉट वर्ड दिया है, नॉट रिसोर्टेड, ठीक है। टू वाइल इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज, मार्केट में नई सिक्योरिटी का जो कभी कभी इशू आ जाता है, तो उस हिसाब से किसको रिस्टोर नहीं करते, मतलब किसको रिसोर्ट नहीं करते हैं, रिस्टोर बोलना है, सॉरी, रिसोर्ट, किसको रिसोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल गलत है, ऑफर फॉर सेल। स्टॉक ऑप्शन गलत है। प्लेसमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर है। इसी को हम नहीं रिसोर्ट करते हैं, हम प्लेसमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज को प्लेसमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु पेज कौन देता है द ले ऑफ कंपनसेशन टू ए वर्कमैन। जैसे कोई मजदूर है तो उसको जो ले ऑफ कंपनसेशन, ले ऑफ का मतलब है कौन तय करता है कि मजदूर की मजदूरी कितनी होनी चाहिए। एम्प्लॉयर थोड़ी ना तय करेगा। एम्प्लॉइज जो कर्मचारी हैं, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाले, नहीं भैया,
ये भी नहीं तय करते। देखो कौन कौन नहीं तय करता है, एम्प्लॉयर भी नहीं तय करता है, ये भी तय नहीं करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल से जो कर्मचारी रहते हैं उनको इशू करती है। स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा ऑप्शन है, स्टेट गवर्नमेंट। हमारा जो राइट आंसर है वो स्टेट गवर्नमेंट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और 26वां क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि गैंग प्लैंक ब्रेक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। गैंग प्लैंक ब्रेक कब होता है इनमें से नीचे, गैंग प्लैंक कब होता है। तो ये तो भैया कम्युनिकेशन का लिया गया है, और किस टाइप के कम्युनिकेशन में गैंग प्लैंक होता है, तो किस में होता है। यहाँ पर हमारा जो मास कम्युनिकेशन, नहीं भैया, क्रॉस कम्युनिकेशन ये भी गलत, मास कम्युनिकेशन ये भी गलत, और क्रॉस कम्युनिकेशन ये भी गलत। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन, नहीं, इसमें भी नहीं होता है। स्केलर चैन इसमें होता है, ठीक है। आंसर नंबर डी हमारा राइट आंसर है, डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इन केस अगर देयर इज ए राइज इन जनरल प्राइस, जनरल प्राइस जो सामान्य मूल्य है वो बढ़ रहा है, लेवल अलोंग विद द डिक्लाइनिंग आउटपुट इन द इकोनॉमी। डिक्लाइन आउटपुट में प्राइस लेवल है वो डिक्लाइन आउटपुट के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। मतलब कोई प्रोडक्ट है और वो डिक्लाइनिंग में जा रहा है, इकोनॉमी के आउटपुट में वो डिक्लाइन में जा रहा है, लेकिन उसका जो प्राइस जनरल प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे, नहीं भैया इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। डिफ्लेशन बोलेंगे, नहीं, फिर क्या बोलेंगे। सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, ये भी नहीं बोलेंगे, सप्लाई पुश भी नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे। स्टैगफ्लेशन, हाँ स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का मतलब है, मतलब प्रोडक्ट तो कमाई उससे इकोनॉमी आउटपुट तो कम होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ जो जनरल प्राइस का लेवल है वो बढ़ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये स्टैगफ्लेशन है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है वो हमारा है डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। मतलब बड़े से मोटिवेशन का जो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है उनमें कौन इसमें से नहीं है, कौन उसमें शामिल नहीं है। इनमें से ऑप्शन, पॉजिटिव मोटिवेशन, नहीं भैया, हाँ ये तो शामिल है उसमें, पॉजिटिव मोटिवेशन ये शामिल है। फिर मॉनेटरी मोटिवेशन ये भी शामिल है, निगेटिव मोटिवेशन ये भी शामिल है, तो फिर यूनिटरी मोटिवेशन ये शामिल नहीं है। तो फिर जो नहीं है वही तो पूछ ही रहा है, नॉट ए ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, यही क्लासिफिकेशन उसमें नहीं है। तो फिर राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा डी, ओके। अब लास्ट सेकंड क्वेश्चन है 29वां, और ये रहा हमारा 29वां क्वेश्चन। और 29वां क्वेश्चन कहता है विच एमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन। इनमें नीचे लिखे में से कौन सा क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन है। तो क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन में कौन सा है, इंटर स्केलर कम्युनिकेशन, नहीं भैया। फिर दूसरा कैंसिलेशन कम्युनिकेशन, डी ऑप्शन गलत। हाँ कैंसिलेशन
कॉन्सिलेटेड कॉन्सेल्ड कम्युनिकेशन, ये भी नहीं है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, नहीं। फिर है कौन सा, इंट्रा स्केलर कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं हम अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ए सिचुएशन वेयर प्रॉस्पेरिटी ऑफ वन सेक्टर लीड्स टू नेग्लेक्ट ऑफ अदर सेक्टर्स इज रेफर्स टू एज। एक सिचुएशन है जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपत्ति, ऑफ वन सेक्टर, एक सेक्टर को ही लीड करती है, उसको नेग्लेक्ट कर देती, बाकी सबको क्या करती है, नेग्लेक्ट कर देती है। तो किस डिजीज़ का फिनोमेना में ऐसा हुआ था? ब्रिटिश में नहीं, ब्रिटिश वाले में नहीं हुआ था, ब्रिटिश में नहीं हुआ था। फिर डच डिसीज़ फिनोमेनॉन, नहीं, डच डिसीज़ फिनोमेना, हाँ इसी में हुआ था। बाकी स्पेनिश में भी नहीं हुआ था और ना ही फ्रेंच। ठीक, तो किस में हुआ था, डच वाले में। तो अब हम ये हमारा जो सारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे और हमारा जो हमने आपको दिखाया है ये कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन का पार्ट है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही हम मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे जो जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।